दिखा। पीएम मोदी ने यहां भी विपक्ष पर तीखे वार किए और क्लियर मैसेज दे दिया कि विपक्ष की 26 पार्टियों के गठबंधन के लिए दिल्ली में अभी कोई स्कोप नहीं है, इसलिए विपक्ष इस बारे में विचार करना बंद कर दे। तो लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री जब पहुंचे। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जब लाल किला पहुंचे। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर जब राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पहुंचे, तब की तस्वीर है। उसके बाद यहां से सीधे लाल किले की प्राचीर पर गए, ये तब की तस्वीर आप देख रहे हैं। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बहुत अहम बात की है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि 2024 में फिर से वो देश की कमान संभालेंगे और आज ही की तरह अगले साल भी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। अब तिरंगा फहराने की तस्वीर भी देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग के लिए पहुंचे थे, देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री लाल किले पर लगातार 10वीं बार तिरंगा फहरा रहे थे और इसकी ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। यह 10वां मौका था जब प्रधानमंत्री लगातार लाल किले पर पहुंचे और तिरंगा फहराया। सबसे पहले पीएम मोदी का आपको कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और सुनवाते हैं वो ऐलान जिससे विपक्ष में भी खलबली मची हुई है। जब प्रधानमंत्री ने कहा मैं फिर आऊंगा, सुनिए। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दोबारा का ऐलान कर दिया। लाल किले से अगले साल भी देश का गौरवगान प्रस्तुत करने की बात कह दी। इस दौरान उन्होंने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन की बात की और यह भी कहा कि अगले 5 साल देश के भविष्य के लिए काफी अहम है। इन सब बातों के पीछे के मायने क्या हैं, वो अब आपको हम जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भविष्य के भारत की बात की और देशवासियों से कहा कि भविष्य का 5 साल काफी अहम है। यानी पीएम मोदी आने वाले 5 साल के बारे में बात कर रहे थे और यह मैसेज दे रहे थे कि विपक्ष पर भरोसा ना करें और 24 में बीजेपी को ही वोट देकर मोदी सरकार लाएं। मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को सब कुछ सही होने का भरोसा देने की कोशिश की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अगली बार फिर से लाल किले पर तिरंगा लहराने की बात कहकर विपक्ष को यह मैसेज दिया कि चाहे कितनी भी पार्टियां विपक्ष में गठबंधन कर लें, गठबंधन के कितने ही नाम बदल लें, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री पद पर अभी कोई वैकेंसी नहीं है, यानी विपक्ष के लिए कोई स्कोप नहीं है। संसद से भी बीजेपी की तरफ से यह क्लियर मैसेज देने की कोशिश हुई है कि अगली बार फिर से मोदी सरकार ही आएगी। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में कही और उन्होंने 2024 में बीजेपी की 400 से ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा किया था। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से साफ है कि 2024 की जीत के लिए वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो आश्वस्त हैं कि विपक्षी गठबंधन कितना भी जोर लगा ले, इसका एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब पीएम मोदी ने कहा मैं फिर आऊंगा, तो पीएम का यह बयान विपक्ष को चुभ गया। सुनिए इस पर कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक के नेता क्या कह रहे हैं। वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाया। तो क्या आज उनका क्या मना है? मोदी जी का जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला? आगे हम लोग चलिए। सर मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाया। तो क्या आज उनका क्या मना है? मोदी जी का जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला? आगे हम लोग चलिए। तो विपक्ष जहां अभी एकजुट होने की ही कोशिश कर रहा है, वहीं पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 24 का सियासी एजेंडा भी सेट कर दिया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। पीएम मोदी ने राजनीति से इन 3 बुराइयों से मुक्ति की अपील की। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर इस अपील के मायने क्या हैं, वो आपके सामने रखेंगे। पहले प्रधानमंत्री को सुनते हैं। हमें
इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोग कहेंगे मोदी ऐसा करता है। जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पीएम मोदी की पिछले कुछ समय से लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन लाल किले से इन तीन बुराई बताने के पीछे प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी क्या है,
वो भी आपके सामने रखते हैं। भ्रष्टाचार को पहली बुराई बताकर पीएम मोदी ने एक तो विपक्ष को घेरने की कोशिश की और देश की जनता के सामने यह रखा कि विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने लगातार भ्रष्टाचार किए, जिससे गरीब, पिछड़े और आदिवासियों का विकास नहीं हुआ, भारत का विकास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो विकास अपने आप होगा। यानी इससे विपक्ष पर हमले के साथ साथ गरीबों को साधने की प्रधानमंत्री की साफ कोशिश नजर आई। परिवारवाद का जिक्र करके पीएम मोदी ने सीधे तौर पर एक साथ कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत पूरे विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया और देश की जनता को क्लियर मैसेज दिया कि विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, जनता की चिंता नहीं है, भारत की चिंता नहीं है। तो वहीं तुष्टीकरण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों को भी साधने की कोशिश की और बीजेपी भी ये लगातार ये बात कहती रही है कि विपक्षी दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों के नाम पर सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है, मुसलमानों का कभी भला नहीं हुआ। जबकि मुस्लिम समुदाय का पसमानदा जो वर्ग है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। यही बातें प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से कही है, जिसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी संगठन में भी पसमानदा समाज के नेताओं को और जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पीएम के प्रहार का असर 24 के चुनाव में दिखेगा, यह बात तय है और यह बात विपक्ष को भी पता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने परिवारवाद वाले हमले पर पलटवार किया। सुनिए। और अगर वो लाल किले से ये बात कह रहे हैं जो हमारा पत्रकार साथी कह रहा है कि परिवारवादी वाली बात, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए। वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के, हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने और उन्होंने खुद। विपक्ष जहां भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आरोपों पर बचाव की मुद्रा में है, वहीं पीएम मोदी 24 में पूर्ण बहुमत से वापसी की तैयारी में लगे हैं और ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए विश्वकर्मा योजना का ऐलान भी कर दिया। सुनिए प्रधानमंत्री को। आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने आने वाली विश्वकर्मा दिवस पर, विश्वकर्मा जयंती पर 13 से 15 हजार करोड़ रुपए में विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान किया। अब इसके पीछे की स्ट्रैटेजी पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल विश्वकर्मा योजना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है, क्योंकि अगर ओबीसी का वर्ग वोट बीजेपी के खाते में आता है तो बीजेपी को कोई भी ताकत पूर्ण बहुमत या 400 के करीब जाने से नहीं रोक पाएगी। क्यों? इसके पीछे का रीजन आपको बताते हैं। 2014 में बीजेपी को ओबीसी वर्ग का 34%, तो 2019 में ओबीसी वर्ग का 44% वोट मिला था और 2024 के चुनाव में इस प्रतिशत को बढ़ाने की चुनौती भी है और इसकी कवायद भी है और इसी के कवायद के रूप में विश्वकर्मा योजना को देखा जा रहा है। कई राज्यों में जातीय जनगणना की मांग तेजी से हो रही है। विपक्षी पार्टियों की इस मांग को विश्वकर्मा योजना के जरिए मोदी सरकार एक चैलेंज देना चाहती है, क्योंकि देश की करीब करीब हर सीट पर ओबीसी 40 से 50% हैं और अगर ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के साथ आया तो विपक्ष की जातीय जनगणना मांग वाली कोशिशों में सेंध लगनी तय है और विपक्ष की कोशिश इसके आगे कम पड़ती नजर आएगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, वहां भी ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। इस ऐलान के साथ पीएम मोदी वहां पर भी बीजेपी का परचम लहराना चाहते हैं। अभी जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा नजर है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, जहां पर ओबीसी वोटर ही सत्ता दिलाने का काम करेंगे। एमपी में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कमल खिलाने में ये योजना काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है।
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सियासी एजेंडा तो तय कर ही दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ वादे भी किए जो 2024 में बीजेपी के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला वादा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का किया है। आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर, शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। तो प्रधानमंत्री इस बार फिर अपने क्लासिक अंदाज में ही भाषण दे रहे थे, अपने चिर परिचित स्टाइल में थे। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन में कुछ शब्द नए इस बार देखने को मिले और उन शब्दों का भी कनेक्शन है। जैसे वो अक्सर अपने संबोधन में भाइयों बहनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भाइयों बहनों की जगह परिवारजनों शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा और कौन कौन से शब्द थे और कितनी बार किसका इस्तेमाल किया गया, आइए वो भी आपको बताते हैं और उस पर भी नजर डालते हैं। 110 बार आज के संबोधन में 90 मिनट के भाषण में भारत शब्द का जिक्र हुआ। 48 बार परिवारजनों शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी कि पूरे भारत को परिवार के सूत्र में पिरोने की कोशिश पीएम मोदी कर रहे थे। 43 बार सामर्थ्य का जिक्र किया, 35 बार महिलाएं और नारी शब्द का जिक्र हुआ, 23 बार गांव शब्द का जिक्र हुआ, 14 बार भ्रष्टाचार शब्द का जिक्र हुआ, 7 बार परिवारवाद शब्द का जिक्र हुआ और 13 बार तुष्टीकरण का जिक्र हुआ। जबकि 13 बार ही युवा शब्द का जिक्र हुआ, 11 बार किसान शब्द का जिक्र हुआ और 10 बार परिवर्तन शब्द का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के भाषण से जहां 24 में फिर से देश की कमान संभालने की तैयारी कर ली है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से नदारद रहे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने झंडारोहण जरूर किया। अब आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है और ये जो चेयर आप देख रहे हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे के चेयर की तस्वीर है जो आज खाली नजर आई। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल ना होने के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या वजह बताई है, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुँचे यहाँ पर तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था,
और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल न होने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पलटवार किया, वो भी सुनवाते हैं। रेड फोर्ट तो आए नहीं, पर वो पारिवारिक कंट्रोल में जो फंक्शन था वह शायद वहां गए हैं। तो अब जो कहते हैं वेदर इट्स ड्यू टू दी आई ट्रैवल और अदरवाइज, पीएम वहीं से करेंगे, रेड फोर्ट से ही संबोधित करेंगे, और खड़गे जी का मेरे को पता नहीं। अब आपको ले चलते श्रीनगर के लाल चौक, जहां पर जय हिंद कार्यक्रम